अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम में। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गवादर का दौरा किया है, पहला उनका ये दौरा है। और गवादर में चूँकि ओवरऑल भी हमें मालूम है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो एक अनयूजुअल हम स्पेल देख रहे हैं बारिशों का पूरे मुल्क में। गवादर जिस तरह से उसका शिकार है और जिस तरह से वहाँ पर सैलाब आया है, उसके हवाले से उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि फ़ौरी तौर पर गवादर का विज़िट किया जाए। वहाँ पे उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों के लिए माली इमदाद का भी ऐलान किया है। 20-20 लाख उन्होंने ये कहा है कि जाँ बहक अफराद को जो लवाहिकीन हैं उनको दिए जाएंगे। और इस मौके पर जब वो ये सारा मुतासरीन के बहाली के लिए जो एक जामा प्लान बनाया गया है, जो उसकी हिदायत उन्होंने जब की, तो ख़ुद आकर उन्होंने विज़िट किया, ग्राउंड रियलिटी देखी। और इस मौके पर जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं सरफराज बुगटी साहब, वो भी उनके हमरा मौजूद थे। और तमाम तर चीज़ों का वो ख़ुद चूँकि जायज़ा ले रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। और हम ये जानते हैं कि हमेशा से एक ये उनका रिकॉर्ड रहा है कि जब वो पंजाब में थे और जब उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, इस किस्म के हालात को वो फ़ौरी तौर पर ख़ुद वहाँ पर पहुँचते हैं। कहीं भी अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आज भी उन्होंने पहला जो विज़िट है वो गवादर का किया है। और वहाँ पर जो सूरत हाल है उसका उन्होंने जायज़ा लिया है, लोगों से मुलाकात की है। और इस हवाले से एक मौसर जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाने की भी हिदायत उन्होंने जारी की हैं। अभी और भी स्पेल जो हैं वो आज शाम से बल्कि बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में मुतवक्के है। इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ओवरऑल जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो है जो प्रायोरिटी है वो रहेगी इस जानिब कि हम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बलूचिस्तान में उसका आगाज़ कर सकें। और जिस तरह से हम बलूचिस्तान के लोगों को एक पसमानदा इलाके की बजाय एक मेन स्ट्रीम में लाकर एक ऐसे इलाके में तब्दील करना चाहते हैं, चूँकि वहाँ पर वसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि इन लोगों को किसी किस्म की कमी का और पसमानदगी का एहसास ना हो। तमाम तर जो सहूलियात हैं, चाहे वो तालीम की हैं, चाहे वो सेहत की हैं, वो उन तक पहुँचनी चाहिए। इसके हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और हुमायूं खान साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों हज़रात का शुक्रिया। तीनों ही सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। कितना अहम है आज का दौरा? और वज़ीर आज़म ने पहला उनका आज ये गवादर का दौरा है, फ़ौरी तौर पर जो गवादर की इस वक्त सूरत हाल है, सैलाब ज़दा इलाके हैं, उसका विज़िट किया है। और उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो शो की हैं कि किस तरह से वो किन चीज़ों की तरफ टारगेट करना चाह रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जो है वो अवलीन हमें तरजीह नज़र आ रही है। देखिए, वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी अवलीन तरजीह जो है वो गवादर बनी है। गवादर जो है इस वक्त आफत ज़दा इलाका करार दिया गया है, जहाँ 26 फरवरी को जो बारिशों का स्पेल आया था उसकी वजह से बहुत नुकसानात हुए हैं। शहरी अमलाक तकरीबन तबाह हो गई हैं, 26 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो है वो आप ये देखें कि ज़राए आमदोरफ्त और सड़कें तबाह हो गई हैं। वहाँ पे रस्ल और रसाइल के वसाइल जो हैं सब तकरीबन इस वक्त गवादर इस वक्त मुल्क से कटा हुआ एक इलाका था। लेकिन उसको आज ये बताया गया है, प्राइम मिनिस्टर जब गए हैं वहाँ ब्रीफिंग हुई है तो उसमें ये NDMA की तरफ से बताया गया है कि 60% जो पानी है सैलाबी पानी वो निकाल लिया गया है। बाकी इलाकों से भी सैलाबी पानी निकाला जा रहा है शहरी ज़िंदगी को बहाल करने के लिए। सूबाई इंतज़ामिया 85% बल्कि उन्होंने क्लेम किया है कि हमने निकाल लिया है। तो ये अब कहा जा रहा है कि अब शहरी इंतज़ामिया भी और सूबाई इंतज़ामिया भी, उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट जो है भरपूर तरीके से देखिए वहाँ पहले ही से ये अच्छी बात है कि सूबा बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने भी हल्फ उठाने के बाद सबसे पहला विजिट गवादर का किया। आज जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं तो उनको ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि चीफ मिनिस्टर ने हल्फ उठाते ही सबसे पहले गवादर का विज़िट किया और यहाँ जो आफतज़दा इलाके के लोग हैं मुतासरीन उनसे मुलाकात की। देखिए प्राइम मिनिस्टर का मैं चूँकि जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे और सैलाबज़दा इलाकों के विज़िट में मैं तकरीबन साथ रहा हूँ, उनका हम सफ़र रहा हूँ, मुझे मालूम है कि अटक से लेकर और डेरा गाजी खान तक ये इलाके जब भी सैलाब आया है इन इलाकों में तो मियां शहबाज शरीफ जो है वो अलग सुबह निकलते थे और रात गए वापस आते थे। क्योंकि वो देखें चीफ मिनिस्टर के जाने से, प्राइम मिनिस्टर के जाने से शहरी इंतज़ामिया मुतहरिक होती है और इमदादी वसाइल जो हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ाए जाते हैं। तो आज भी यही हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लिया है और NDMA को हदायत की है कि कल से वहाँ 7000 जो खुराक के बैग्स हैं
वो मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। देखिए ये सिर्फ गवादर मुतासर नहीं है, उसके साथ जीवानी है, उसके साथ फिर जो दीगर मुल्का इलाके हैं, ये पसनी वगैरह, ये तमाम इलाके जो हैं ये तूफ़ानी बारिशों से मुतासर हुए हैं। तो अब ये सूरत हाल है कि वहाँ पर कैंप्स बन गए हैं, अब वैक्सीनेशन हो रही है पूरी पॉपुलेशन की, और ताकि कोई वबाई अमराज फूटने ना पाएँ। तो ये प्राइम मिनिस्टर के विज़िट से ये हुआ है कि वहाँ मुतासरीन को एक हौसला मिला है, और प्राइम मिनिस्टर ने सूबाई इंतज़ामिया की भी तारीफ़ की है, सूबाई इंतज़ामिया को मज़ीद वसाइल देने की बात की है कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें हर मुमकिन ताउन करेगी। ठीक है, साफ़ी साहब इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो हालात हैं गवादर में, अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाएँ कि जो मसाइल हैं ओवरऑल बलूचिस्तान की बात करते हैं, गवादर तो हमारे लिए बहुत अहम भी है, तो इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? प्लान बनाने की बात की गई है कि एक मौसर प्लान मुरतब दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या हो सकता है वहाँ पर? शुक्रिया नाहिद। सबसे पहले तो इसी को कहते हैं शहबाज पीर। कल उन्होंने ऑफिस संभाला, आज वो गवादर पहुँचे हैं, तो ये उनका खासा है, उनका रिवायती मिजाज है कि वो जब भी मुसीबत में अपने अवाम को देखते हैं तो उनके पास वज़ीर आज़म पहुँच जाते हैं। उससे पहले सरफराज भुट्टी साहब जो नौमुंतखब वज़ीर आला है बलूचिस्तान के, वो भी वहाँ पे गए हैं, और हुक्मरानों का यही फ़र्ज़ बनता है कि वो जब भी आवाम को तकलीफ़ में देखे तो, और अगर कुछ भी नहीं तो उनकी दाद रसी हो जाती है जब वो ऐसे मुसीबत ज़दा लोग हुक्मरानों को और ज़िम्मेदारों को अपनी बीच पाते हैं। हाँ। एक तो ये सिंबॉलिक इसका बड़ा असर होता है। वज़ीर आला गए, आज वज़ीर आज़म गए, और ऐलानात हुई हैं, और ऐलानात के साथ साथ जिस तरह कल सरफराज भुट्टी साहब ने फरमाया था कि वो 20 दिन के अंदर अंदर गवादर को पानी से, जो बारिश का पानी है उसको उनको निकाल देंगे। आप बता रही थी कि दूसरा स्पेल आ रहा है, तो कुदरत के साथ और क्लाइमेटी के साथ तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो जिस रफ्तार से इमदादी सरगर्मियाँ जारी है, तो जो हुक्मरानों ने वादे किए हैं गवादर के मुसीबत ज़दा लोगों के साथ, तो वो पूरे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने जो वहाँ पे जब हक़ हुए हैं, इंसानी ज़िंदगी का तो कोई नमल बदल नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे जो ख़ानदान है, जो गमज़दा मुसीबत ज़दा ख़ानदान है, एटलीस्ट उनकी माली मदद की भरपूर कोशिश की जा रही है। मचेरों की जो कश्तियाँ है उसके हवाले से कोई एक तखमीना लगाया है 40-45 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ मचेरों की कश्तियों का हुआ है। उनकी बहाली के लिए बातचीत हुई है, उनके लिए खुसूसी फ़ंड जारी करने के वादे हुए हैं। इसके अलावा जो ज़ाहिर है कि जो मचेरे इस्तेमाल करते हैं जनरेटर वगैरह, उसकी उनकी दोबारा मुरम्मत और उनको जो है उनको दोबारा प्रोवाइड करने के लिए खुसूसी तौर पर ग्रांट्स मंजूर हुए हैं। घरों की बहाली के लिए पैसे मंजूर हुए हैं। ये तमाम चीज़ें तो हुकूमत की तरफ से हुई है, और हम यही तवक्को करते हैं कि जो ऐलानात हुए हैं उस पर ज़रूर अमल होगा, तेज़ रफ्तार अमल होगा। और आपके सवाल की तरफ आना चाहूँगा कि गवादर की अहमियत ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, बल्कि इस खित्ते में और बैनुल-अक़वामी सतह पे अब गवादर जो गवादर पोर्ट बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है, वहाँ पे जो तरक्की का एक नया सफ़र और अमल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में CPEC के दूसरे फेज़ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ होगी, बैनुल-अक़वामी सतह पे की सरगर्मियाँ होंगी। तो गवादर वैसे भी गवादर के लोग हमारे दिल के करीब थे, और अब चूँकि उनकी ना सिर्फ मुकामी सतह पे बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी गवादर की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि गवादर के मुसीबत ज़दा लोगों की जल्द बहाली का काम मुकम्मल किया जाए। और ऐसे क्लाइमेटीज़ का तो मैं दोबारा कह देता हूँ कि इंसान की बस की बात नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ पे इस वक्त हमने देखा कि सैलाबी पानी किस तरह बस्तियों में दाखिल हुआ, उसका मुस्तकिल रास्ता रोकने के लिए जो पुश्ते बनाने की बातें की जा रही है, जो मुकामी लोगों के मुतालबात है, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म के वाक़यात से और इस किस्म की क्लाइमेटी और मुसीबत और आफतों से बचने के लिए एक मुस्तकिल हिकमत अमली की ज़रूरत रहेगी। अगर हमने गवादर पोर्ट को इंटरनेशनली सतह पर रिकगनाइज़ करना है, अगर हमने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमेशा के लिए
फ़ाल रखना है, अगर हमने सीपैक के दूसरे मरहले को कामयाबी से हम कनार करना है तो गवादर को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। उस खत्ते की जो कोस्टल एरिया है गवादर के अलावा भी, जिस तरह जीवनी है, जिस तरह पसनी है, जिस तरह तुरबत है, इन तमाम इलाकों को हमें चाहिए कि उनको हम प्रायोरिटी पे रखें। वहाँ पे हम तरक्की देखना चाहते हैं, दुनिया भी वहाँ पे मुंतज़िर है कि पाकिस्तान का पाकिस्तानी हुकूमत का इन साहिली इलाकों के हवाले से इनका क्या रद्द अमल है। तो अगर वहाँ पे इस किस्म की आफात आती है तो उस पर क्विक रिएक्शन की ज़रूरत होती है। और हमें खुशी इस बात की हो रही है कि ना सिर्फ सूबे ने क्विक रद्द अमल का इजहार किया है, बल्कि वज़ीर आज़म बनफ़्स नफीस वहाँ पे गए हैं और वहाँ के मुतासिरीन की दादरसी की कोशिश की है। तो मुस्तकिल एक पॉलिसी की ज़रूरत है कि साहली इलाकों के जो मसाइल है, टाइकोन है, साइक्लोन है, समंदर की सतह बुलंद होना है, जो हुमायूं साहब आपके प्रोग्रामों में आपको बताते रहे, जर्मन वॉच की रिपोर्ट के हवाले ये देते रहे हैं, और जो हमें ये इल्म है इन ख़तरात का कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज एक बहुत चैलेंज है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पे एक मुस्तकिल हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा भाई साहब, क्लाइमेट चेंज से ही हम बात का आगाज़ कर लेते हैं कि अब तो पूरी दुनिया इसका शिकार है, और जो ऐसे इलाके हैं गवादर जैसे, तो वहाँ पर जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो फिर ज़्यादा नुकसान होता है। अभी भी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करूँ, जो वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि गवादर में 3100, जियोनी में 2500 घर मुतासिर हुए हैं और 95 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, 200 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इंटरनेट सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर तबाह हो गई है, स्कूल्स बंद हैं, और जो दीगर इससे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं तो बड़ा इसमें नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के इलाकों में ख़ास तौर पर एक स्पेशल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जहाँ कि जिससे इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया जा सके, ऐसे मसाइल को जो है हल किया जा सके। क्या किया जा सकता है? देखिए नाहिद, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आप कह रही हैं, बलूचिस्तान हमारा 63% के करीब जो है हिस्सा है, और एक इतना बड़ा इलाका है कि शायद इसके अंदर यूरोप के बहुत सारे जो ममालिक हैं उनको कंबाइन किया जाए तो उससे बड़ा रकबे के लिहाज से। लेकिन चूंकि बड़े अरसे से निगलेक्शन का शिकार रहा, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं। एग्जैक्टली। और अब पिछले चंद महीनों से जो है, और पिछले चंद सालों से बल्कि अगर हम कर लें तो कोशिशें हो रही हैं कि वहाँ पे जो है तरक्की का जो लेवल है वो एटलीस्ट बढ़ाया जाए, अगर एतबार बाकी उससे नहीं। लेकिन अभी रशीद साहब ने जिस तरह जिक्र किया और हाफिज़ साहब ने, कोई भी मुल्क जो ये नेशनल क्लैमिटीज़ इंटरनेशनल इस लेवल की आती हैं उसके ऊपर खुद नहीं उसको कर सकते, अकेले नहीं कर सकते। अमेरिका में जब इस किस्म का होता है तो वहाँ पे भी दुनिया के बाकी ममालिक भी हेल्प की करते हैं, जो दुनिया का इस वक्त अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर देखें तो इसमें हम तो जो है दुनिया के उन 10 मुल्कों का हिस्सा हैं जहाँ पे पिछले 20 सालों से 200 के करीब क्लैमिटीज़ आ रही हैं, जहाँ पे बारिशें, अभी इन्होंने जिक्र किया साइक्लोन, अच्छा गर्मी की जब लहर आती है और फिर ये रेगिस्तानी इलाके या रेतले इलाके जो होते हैं वहाँ पे उसका इफेक्ट और होता है। और यहाँ हुआ एग्जैक्टली यही है कि कुछ अर्सा पहले बारिशें नहीं हुई और फिर अचानक बारिशों का सिलसिला है जिससे ये हालात हुए। अब इसका कोई एक फार्मूला नहीं है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से अज़म है कि हम यहाँ पे बेहतरी लाएँ, लेकिन आप जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन देख रही हैं पूरे मुल्क की, और हमारे जो हालात हैं, और फिर बढ़ती हुई आबादी, और फिर दहशतगर्दी के मसाइल, और फिर हमारी इकॉनमी के अंदर बहुत सारे मसाइल, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इदारे तो हैं, हमारे पास NDA में भी है जिसने बड़ी तेज़ी से काम किया। अब इस किस्म की क्लैमिटी में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें तनकीद करने वाले तो बड़े लोग होते हैं, लेकिन अगर आपको देखना चाहिए कि किस तरह दूर दराज इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में अगर पानी आ जाए तो उसको कोई अकेले या एक दिन में उसको ठीक नहीं किया जा सकता। करना क्या चाहिए इसमें? एक तो हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जो लॉसेस एंड डैमेजेस फंड हमने क्लाइमेट चेंज का वो बनवाया, उसमें वादे वहीद बहुत किए गए, लेकिन इसमें कोई पेशरफ अभी तक नहीं हुई। हमने COP 28 देखा, COP 29 के अंदर मेरा ख्याल है फिर इसको उसी डिप्लोमेटिक एफर्ट के ज़रिए और अपनी कोशिशों के ज़रिए काम करना है कि हमें ना सिर्फ अच्छा देखें, ये इसमें पाकिस्तान जो हमेशा से अपना मौक़िफ़ लेता रहा है वो ये है कि हम क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है उसमें लेस देन 1% का हमारा हिस्सा है। लेकिन अगर हमारे नुकसानात देखें तो जो पहले हमारे हिस्ट्री की जो सबसे बड़ा फ्लड्स है वो तकरीबन 34 से 37 बिलियन डॉलर का, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो हमने तखमीना लगाया था वो 16 अरब
डॉलर का था और हमें उसके एवज जो वादे वईद किए गए थे वो कुछ 10.4 अरब थे, जो कि 1 अरब भी उसमें से पूरा नहीं हुआ। तो बहुत सारे मसाइल हैं। गवर्नमेंट अभी पिछले फ्लड से जो है अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकली थी कि दोबारा, और अभी आपने खुद बताया कि एक नया स्पेल है जिसकी पेशन गोई की गई है कि 1 से 10 मार्च तक आएगा। अब वेदर पैटर्न्स चेंज हो बहुत गए ज़्यादा हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिएगा हाफिज साहब, जिन चीज़ों की तरफ इशारा करें हुमायूं साहब के, हमने ओवरऑल जो है जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक जिस नुकसान का शिकार हुए हैं, लेकिन लोकल लेवल पे क्या किया जा सकता है? अब वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर गए हैं कि हम एक्सपेक्ट करें कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, कोई लाएहमल होगा? गवादर पोर्ट जैसा इलाका जो हमारे लिए बहुत अहम है, दुनिया की उस पर नज़रें हैं, तो उसको तो ख़ास तौर पर फोकस करना चाहिए। कल जब प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया है उसके फ़ौरन बाद जो है आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन भी मिला है। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो है नेशनल लेवल की बात। उसमें नेशनल लेवल के मसाइल डिस्कस हुए। उसमें एक मामला ये भी था कि हम जो है जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, जिस तरह से आज गवादर में हो रहा है, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें क्या एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और किस तरह से हमें मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट फ़ाल हो चुकी है और रीएक्टिवेट हुई है और दोबारा जो है उसने अपनी जिम्मेदारियां शुरू कर दी हैं। और कल ही पहले दिन का जो वर्किंग सेशन था या जो जुमे को होने वाला है, हम देख रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी जो चैलेंजेस हैं उससे बात शुरू की है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर से बातचीत में ये कहा था कि जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिसका इजहार वो आज गवादर में भी कर रहे थे, कि हमारे जो चैलेंजेस हैं हमें मिल बैठकर ये उसको तय करना होगा और ये कोई एक पार्टी जो है वो हल नहीं कर सकती। उसके लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी और ये जो सियासी जो मुनाकशत है इसको हमें मुल्क को इससे मुनाकशत से निकाल कर हमें मुआशी जो है मुआशी तौर पर एक खुद कफील और एक तवाना मुल्क बनाना होगा। और ये देखें, हम जब गवादर की बात करते हैं, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो ये वो मौसमियाती असरात हैं जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है मुतासिर होता है। कि आप देखें कि अभी 2 साल पहले जो ग्लेशियर पिघले थे और उसकी वजह से सूबा सरहद में जो सैलाब आए थे, तो उसने क्या तबाही मचाई थी कि उसमें 100 से ज़्यादा जानें जो हैं वो हमारी जहाँ बहक हुए लोग, और इस तरह सैकड़ों अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए और लाखों रुपए की अमलाक जो है, करोड़ों की अमलाक तबाह हुई। तो हमें जो है एक मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी मकामी लेवल और मकामी सतह पर इस पे काम करने की जरूरत है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि पार्लियामेंट बैठे। जिस तरह हमने नेशनल एक्शन प्लान एक दहशतगर्दी के खिलाफ मुरतब किया, एक मुत्तफ़िका प्लान की ज़रूरत है कि इस तरह की जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो हम उसके असरात से हम कैसे महफूज रह सकते हैं, इसके लिए पार्लियामेंट जो है एक मुत्तफ़िका लाया अमल बनाए। और मेरा ख्याल है कि ये अवलीन तकाजा है और ये ज़रूर जो है पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आएगा। जब भी ये मसला आएगा तो इस पर एक पार्लियामेंट जो है वो मुत्तफ़िका लाया अमल बनाने में कामयाब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, चलें क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने बात की, लेकिन आपसे अब ज़रा मैं थोड़ा बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से बात करना चाहूँगी। सरफराज बुगटी साहब बतौर वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद हैं। उससे पहले अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म थे, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ था। काफ़ी लोगों की तवक्कुआत थी कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनको फोकस किया जाएगा। अब वज़ीर आज़म साहब भी ऑन बोर्ड हैं और फौरी तौर पर वो वहाँ पर गए भी हैं, मसाइल को हल भी करना चाहते हैं। तो क्या तवक्कुआत हैं आवाम की और क्या ये शख्सियात उस पर पूरा उतर सकती हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं बलूचिस्तान में? देखिए, जिम्मेदारी तो पूरा उतरने ही की है इनकी, इससे कम पे तो आवाम ने राज़ी नहीं होना। लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल कई उनके पहलू है, ना सिर्फ वहाँ पे माशी मसाइल है बल्कि आप जानती हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दी के मसाइल है, वहाँ पे जो सरहदी मसाइल है वो भी अपनी जगह पे उसकी एक हकीकत है। दूसरा, मायून साहब ने आपको बताया कि एक रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें मल्टीपल आपको चैलेंजेस दरपेश है। लेकिन इसके साथ साथ ये सूबा ऐसा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। गवादर पोर्ट और गवादर एयरपोर्ट और सी पैक रूट्स और इनके अलावा भी अगर हम चमन और तफ्तान बॉर्डर और ईरान बॉर्डर
इन चीज़ों को एक साइड पे रख के भी देखे तो बलूचिस्तान का सूबा वसाइल से माला माल है। वहाँ पे आप रेको देख का जो एक मंसूबा है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें कई उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। वहाँ पे जो कुदरती ज़खायर जो बाकी मौजूद है, सुई गैस की जो पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी सप्लाई है, वो आपको बलूचिस्तान ही से मिल रही है। तो इस तनाजुर में अगर हम बात करें, जब बलूचिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है तो उससे फ़ायदा भी हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। बदकिस्मती से कुछ अवामिल की वजह से आज तक बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है वो ना सिर्फ बाकी मुल्क के काम नहीं आया, बल्कि ख़ुद बलोच अवाम भी उनके भी गिले शिकवे मौजूद है। अब इस वक्त एक्सक्यूज़ की कोई सूरत हमें नज़र नहीं आ रही। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की उनका एक लिमिटेड मैंडेट था। अब चूँकि वफाक में मुस्लिम लीग नून के क़यादत में पीपल्स पार्टी की हमरकाबी में वफाकी हुकूमत कायम है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ही की क़यादत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है। तो अब हमने माजी में भी देखा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूक़ आगाज़ बलूचिस्तान का जो एक मंसूबा शुरू किया था, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका है उनकी स्पिरिट के मुताबिक। इस वक्त ये अगर 5 साल हम एक सियासी इस्तेहकाम के साथ गुजारते हैं, और जिस तरह सरफराज बुगटी जो मुंतखब वज़ीर आला है, उन्होंने पहाड़ों पे चढ़े हुए लोगों को और हथियार उठाए हुए लोगों को एक दफ़ा फिर दावत दी है कि वो पहाड़ों से नीचे आए और बातचीत के ज़रिए हम बात करने के लिए तैयार है। हत्ता कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी माजी करीब में बहुत लचक दिखाई। गुलजार इमाम शंबे की मिसाल हमारी मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है। रियासत के बदतरीन दुश्मन रहे थे, लेकिन उन्होंने जब हथियार नीचे रख दिए तो उनके साथ अब वो एक आम शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस वक्त ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों की पॉलिसी मुफाहमत पे मबनी है। तो इससे जो नाराज़ लोग हैं, जिन्होंने हथियार उठाए हैं, जो रियासत के साथ जिनकी कुछ तनाज़ात है, उन लोगों के लिए नादर मौका है कि वो आए, बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल हुकूमत के सामने रखे। अगर खुदा न खास्ता फिर भी हुकूमत उनकी तवक्कुआत पे नहीं पूरी उतरती तो कल को उनका गिला फिर भी बजा बनता है। लेकिन इस सूरत हाल में अगर वो बदस्तूर पहाड़ों पे रहेंगे, वो अगर तरक्की के अमल को रोकेंगे, वो बलूचिस्तान की पसमानदगी को बरकरार रखेंगे, तो वो जिस तरह रियासत उनको दुश्मन समझती है, बलोच अवाम भी अनकरीब वैसी भी बहुत ज़्यादा लोग उनसे मुतनफ़िर है, जो उनके सपोर्टर है, कल वो लोग भी उनको दुश्मन समझना शुरू कर देंगे और उनके लिए उस ज़मीन पर कोई पनाह की कोई जगह भी बाकी नहीं रहेगी। ठीक है। हमायूं साहब, बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके साथ साथ मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। अमन अमान एक बहुत बड़ा मसला है। कितना बड़ा चैलेंज है ये इस हुकूमत के लिए और किस तरह इससे निपटा जा सकता है? देखें, एक तो इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसका रशीद साहब ने जिक्र किया कि कुछ अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से और कुछ फिर ऐसी पॉलिसीज़ की जिनका हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से उन्होंने उसको जो है शय ली और उन लोगों को वर्गलाया जो कि एक अपनी हकूक़ के लिए निकले थे, लेकिन उनका ज़रिया ठीक नहीं था और उनको एक गलत राह पे डाल दिया गया और ये बात बढ़ती गई। लेकिन जिस तरह अब इन्होंने जिक्र किया कि ऐसे एलिमेंट्स भी हैं कि बड़े अरसे के बाद स्टेट ने उनके साथ रिकन्सिलिएशन की कोशिश की। अभी जो हमारे साबका इंटीरियर मिनिस्टर और मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं वो और उनकी अपनी कोशिशें इसके ऊपर बड़ी अहम हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन चूँकि 44% से ज़्यादा का रकबा और इतना बड़ा रकबा और उसको मैनेज करना और पॉपुलेशन 13 से 14 मिलियन की है, वहाँ पे जो सड़कों के जो रास्ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का जो है, पानी के मसाइल हैं, उसके अलावा जो हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन के बहुत सारे मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज़ का आपने इशारा किया कि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके जो है यहाँ पे जो तरक्की का जो एक रास्ता है उसको दोबारा शुरू किया जा सकता था। गवादर एक सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल है, इसको क्राउन ज्यूल ऑफ सीपैक भी कहा जाता है। फिर उसके साथ साथ अब हम सीपैक को एक्सटेंड कर रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, इसमें ईरान की भी बात कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान की भी बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पोटेंशियल बढ़े हैं। फिर आपके पास मादनी ज़खायर, रेकोडेक का ने जिक्र किया, उसके अलावा सैंडेक और के अंदर कॉपर और गोल्ड के ज़खायर हैं, आयरन और बहुत सारी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है।
इसके अलावा आपके पास 600 से ज़्यादा किलोमीटर की कोस्ट गवादर की अगर आप सिर्फ कर लें, वहाँ पे जो आप सी लाइफ है अगर आप उसको देख लें, मरीन लाइफ, अच्छा फिर उसके अलावा टूरिज्म के बहुत बड़े पोटेंशियल अगर आप सिर्फ कोस्टल हाईवे को ही डेवलप कर लें, तो मेरा ख्याल है ये अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी हैं लेकिन मसाइल भी बड़े हैं। लेकिन अगर अभी हाफिज़ साहब ने कहा कि अगर पार्लियामेंट बैठ के कोई इसके मुश्तरका लाएमल तैयार करे, और गवर्नमेंट से इस दफ़ा बड़ी अच्छी बात है, आपके कल के प्रोग्राम में भी हमने कहा कि जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं उनका आपस में रिलेशन बड़ा अच्छा है, सिंध गवर्नमेंट का, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, पंजाब का और फेडरल गवर्नमेंट का। तो मेरा ख्याल है एक बड़ी सिंक्रोनाइज किस्म की जो है वो अच्छी इक्वेशन बन गई है और इसमें हालात बेहतर हैं अगर पॉलिसीज़ बेहतर बनती नहीं तो इस पे काम किया जा सकता है। ठीक है, अभी मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, हम हमेशा बात करते रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं उनके हवाले से, और जो हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है वहाँ से हमें नज़र आती हैं चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसी हवाले से ISPR ने जो स्टेटमेंट दी है बहुत अहम है, उसके हवाले से बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, इस वक्त हम जो दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें अफ़गान निजात TTP के कारिंदों के मुलव्वस होने की तस्दीक हो गई है। ISPR की जानिब से जो एक स्टेटमेंट आई है उसमें ये बताया गया है कि 28 फरवरी 2024 को शुमाली वज़ीरिस्तान में मारे गए TTP के 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। पाकिस्तान बार बार जो बात कर रहा है और हम जो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें जो पुष्टपनाही है वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। TTP के जो लोग यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको वहाँ से शय मिली हुई है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की बात पर जिस तरह से हम चाहते थे दूसरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये मामला काफ़ी आगे भी बढ़ाने की कोशिश की गई, मज़ाकरात भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मामला बेहतर नहीं हुए हैं। इवन के हमारे आर्मी चीफ़ ने भी ये कहा कि हम जो वहाँ की हुकूमत है अबूरी हुकूमत, उससे बात करेंगे, जत्थों से बात नहीं करेंगे। बहरहाल बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस मौजूद रही हैं। इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं और इस पर हम बात करते हैं। हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, और अब तो ISPR की जानिब से बाकायदा एक स्टेटमेंट आ गई है, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, जिन लोगों की शनाख्त हुई है उनका ताल्लुक जो है वो TTP के जो लोग हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ जो दहशतगर्द मौजूद हैं उनकी पुष्टपनाही हासिल है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में TTP मुलव्वस नहीं है या उसके सबूत नहीं मिले कि ये अफ़गानिस्तान से लोग जो हैं यहाँ पर दहशतगर्दी के लिए आए हैं। जो आदाद शुमार हैं वो बता रहे हैं कि 92% पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान जो TTP है वो पूरी तरह से मुलव्वस है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये अफ़गानिस्तान हुकूमत पर जोर दिया है। अभी रिसेंटली देखिए एक उलमा का डेलीगेशन गया है, उससे पहले भी एक और उलमा का डेलीगेशन गया था और उन्होंने तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको ये समझाने की कोशिश की, ये बावर कराया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का अमन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में बदअमनी हो और अफ़गानिस्तान उससे महफूज रहे। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम चाहते हैं कि ख़ित्ते में अमन के लिए, ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए ये दहशतगर्दी के जो अड्डे अफ़गानिस्तान में कायम है वो ख़त्म होने चाहिए। पाकिस्तान ने निशानदेही की है बाकायदा तौर पर, पाकिस्तान ने टेररिस्टों की लिस्टें भी दी हैं कि आप ये वहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई करें और या तो इनको हमारे हवाले करें ताकि हम ट्रायल करें और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, या खुद अफ़गान गवर्नमेंट एक्शन ले। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की रिस्पॉन्ड जो था, पाकिस्तान की जानिब से जो सवालात किए गए या हमने जो भी कार्रवाई की उसका कोई मुनासिब जवाब जो है अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। अब ये कहा जा रहा है कि वो TTP से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बात यह है कि देखें, जब ये पता है कि ये लोग पूरी तरह से दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं तो इनसे मुज़ाकरात नहीं, इनके खात्मे की ज़रूरत है। और वो अड्डे जहाँ से पाकिस्तान पर हमले होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है बल्कि तमाम पड़ोसी ममालिक जो हैं वो इससे ख़तरा महसूस कर रहे हैं, खा वो वस्त एशिया में हो, खा वो ईरान में हो।
तो ये ज़रूरी ये है कि इस खित्ते में अमन के लिए अफ़गानिस्तान में जो दहशत गर्दी के अड्डे हैं वो ख़त्म होना ज़रूरी है, और उसके लिए पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं, और आज फिर पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी को भी ये बावर कराया है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत पर ये प्रेशर डाला जाए कि वो इन दहशत गर्दी के अड्डों को ख़त्म करे, ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम जो है पैदा हो सके। ठीक है साफ़ी साहब, अफ़गान अबूरी हुकूमत की जानिब से जो दावे बार बार किए जाते रहे हैं कि हमारी सरजमीन जो है किसी के लिए इस्तेमाल नेगेटिवली नहीं होगी, या पाकिस्तान के लिए कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके लिए नहीं होगी, ये उन दावों की भी नफ़ी है। और हम जो बार बार चीज़ें उनके सामने लेकर आते रहे हैं कि जिस तरह से दहशत गर्दी में वहाँ से लोग मुलव्वस हैं, तो हमारी जो बात है वो हमेशा ही दुरुस्त साबित होती है। अब ये जो सबूत हमारे हाथ आए हैं, जिनकी शनाख्त हुई है, क्या इसको लेके कुछ हमें रेसिप्रोकल नज़र आएगा मामला, कुछ उसको देखा जाएगा बेहतर तरीके से? देखिए, कुछ चीज़ें जो है इस वक्त अफ़गान अबूरी हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है, उनकी गिरफ्त कई चीज़ों पे कमज़ोर होती जा रही है, उनकी गलत पॉलिसियों के नतीजे में कई ग्रुप्स जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार टोला है उसमें भी कई ग्रुप्स बन चुके हैं। हक्कानी ग्रुप एक तरफ देख रहा है, कंदहारी ग्रुप दूसरा तरफ देख रहे हैं, और आप जानती है कि शुमाली अफ़गानिस्तान में जो रेजिस्टेंट की एक मूवमेंट है वो भी बदस्तूर जिंदा है। इस पे देखिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनकी पॉलिसी गलत साबित हो रही है जो आप कह रही है, ये तो पाकिस्तान हक़ाइक़ के साथ अफ़गान अबूरी हुकूमत को बताता रहा है, और सबूत तो यही है जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, जो लोग मर रहे हैं, उनके DNA मौजूद है, उनकी लाशें मौजूद है, उनकी कब्रें हमें पता है कि जाके कहाँ कहाँ पे उनके नमाज जनाजा पढ़ाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे उनको हीरो अफ़गानिस्तान में पेश किया जाता है। तो वो बहस है ही नहीं सिरे से कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान की बदमनी में इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ साथ आज ही कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है, उसमें भी इस मसले को उठाया गया है। कल ही जो 6 दहशतगर्दों की निशानदही हुई है वो भी अपनी जगह पे एक हकीकत पे मबनी बात है। ख़ुद जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हमें नज़र आई, वो हाल ही में दोहा में जब अफ़गानिस्तान के हवाले से जो रिप्रेजेंटेटिव का जो इजलास हुआ, हैरत की बात ये हुई कि अफ़गानिस्तान के अमन के लिए वो इजलास मुनक़िद हो रहा था और अफ़गानिस्तान ने उसमें शिरकत ही नहीं की। तो इससे उनकी पॉलिसी में तज़ाद का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, उनके डिस्प्रेशन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन उनके डिस्प्रेशन या उनकी अंदरूनी इख्तिलाफात का खमियाजा अगर पाकिस्तान भुगतेगा तो कब तक भुगते हैं हम, और क्यों भुगते, आपकी बात, इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन बस होने वाली है, लिहाजा अफ़गानी तालिबान को और अफ़गानी क़यादत को नविश्ते दीवार पढ़ना चाहिए, और जो पाकिस्तान कह रहा है उस पर अमल दरामद करके वो दिखाए। ठीक है हुमायूं साहब, इसी पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, वक्त कम है। देखें, इस पे जो सबसे बड़ी जो इस वक्त बहस है या जो उनसे मुतालबा है, वो दोहा मुआहदे के अंदर उन्होंने खुद जो एक्सेप्ट किया है, चंद जो बड़ी बातें हैं जिसके ऊपर अब वो इनकारी हो गए हैं, वो ये है कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। UN की एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि वहाँ जो नए ग्रुप्स निकले हैं जो दहशतगर्दी के 20 से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए दोबारा रीइंफोर्स हो रहा है कि हमें आप US स्टेट डिपार्टमेंट के आप एलामिया सुन लें, चाइनी वज़ारत ख़ारजा की बातें जो वो कर रहे हैं दहशतगर्दी में पाकिस्तान के रोल की, यूरोपियन यूनियन के बारे जो बातें हैं उनकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जो ये सारे उनके एडवाइज़ हैं, वो सारे कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी तरफ से हत्तल वसा कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ का ख़ात्मा किया जाए और निगोसिएशन के ज़रिए। लेकिन अगर उस साइड पे विल नहीं है, हमारा बड़े अरसे से एग्रीमेंट था कि शायद उनकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि शायद उनकी विल भी नहीं है कि इस जो दहशतगर्दी का नासूर है उसको ख़त्म किया जाए। वहाँ पे ISIS भी दोबारा जन्म ले रही है, TTP तो एक बहुत बड़ा वो जो फैक्ट है जो अभी से नहीं, हम कितने चंद सालों से उनके साथ, और फिर वो उनके अपने लिए तो जो नुकसान है ही है, जो हमसाया ममालिक हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान, वो साफ वाली बात है कि उसका खुमियाजा हम क्यों भुगते हैं और कब तक हम ये सारी कुर्बानियाँ देते रहेंगे और हमारे लोग जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे। जाहिर है कि अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, मुझे भी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।